अब तो कोई गोपी भी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़कर रास रचाने नहीं आने वाली है, क्योंकि इस युग में आदमी ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली है। अब तो धर्म और अधर्म में भी कोई भेद नहीं है, और आज के अर्जुन को भी अपने पथभ्रष्ट होने का कोई खेद नहीं। कि आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगति के साधन और हम प्रगतिशील हो गए। चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बंधी हाथ मल रही है। चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बंधी हाथ मल रही है। सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है। कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुता घुट घुट कर मर रहा है, और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है। हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है। बढ़िया। देखिएगा, आज श्री प्रशांत उपाध्याय जी 2 पदों पर हैं यहाँ पर, वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं और उनको आदरणीय राहुल सांकृत्यायन जी पर समीक्षा भी दे रही है। समीक्षक हैं देश के बड़े। तो मैं चाहता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन का बाद में हो जाएगा, और आज जिस हेतु उनको बुलाया गया, उनका हमें पाथेय प्राप्त हो, तो मैं उस उद्देश्य के लिए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। देश के वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय प्रशांत उपाध्याय जी के लिए इन पंक्तियों के साथ कहीं दीपक गुप्ता ने लिखा कि भले ही हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, और हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। और परिंदे 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 आसमां में उड़कर जमी की जद में रहते हैं, भला हमें उनसे क्या मतलब जो संसद में रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच भाई प्रशांत उपाध्याय। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की इस जन्मभूमि की पावन माटी को प्रणाम करते हुए बहुत भावुक क्षण यहाँ मंच के सारे रचनाकार जी रहे हैं। मैं भी बड़ा इन क्षणों में भावुक हो रहा हूँ। एक लंबी यात्रा करके महान आत्मा राहुल सांकृत्यायन की धरती को प्रणाम करने का अवसर भाई सौरभ कांत के स्नेहवश मिला है मुझे। मैं स्वयं को बड़ा धन्य मानता हूँ। यहाँ तक राहुल सांकृत्यायन के रचना धर्मिता के भिन्न भिन्न पक्षों की समीक्षा या चर्चा करने की बात है, तो हमारे कई एक विद्वानों ने उसके कई रूप आपके सामने रखे हैं। क्योंकि सीमित समय का कार्यक्रम है, बच्चे भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराने से वो चीज़ें बच्चे बोर होंगे। आइए मैं कुछ चीज़ें, जैसे अभी रश्मि साक्या जी ने कहा कि मैं उनको दार्शनिक मानती हूँ। जो व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, जो व्यक्ति यायावर होता है, जो अपने कदमों से सारी दुनिया को नापता है, जो व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों की यात्राएं करता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से मिलता है, उनसे रूबरू होता है, और मेरा मानना यह है कि व्यक्ति जब इस समाज में पैदा होता है तो वो बिल्कुल शून्य होता है ज्ञान की दृष्टि से। जितना ज्ञान व्यक्ति को मिलता है वो इसी समाज के, इसी दुनिया के, इसी धरती के अनुभवों से मिलता है उसको। हमारी ये धरती है, इसके जो अंश हैं, जितने देश हैं, सारे देशों में, सारे प्रांतों में, सारे जिलों में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, भिन्न भिन्न रंग हैं उनके। तो जब राहुल सांकृत्यायन जैसा महापंडित यायावर सारी दुनिया का भ्रमण करता है और दुनिया की मिट्टी से जुड़े हुए अनुभवों को वो उठाता है, जीता है, तो कितने सारे अनुभव उसने अपने अंदर सहेजे होंगे। उन अनुभवों के बाद
इतने अनुभवों के बाद कोई भी व्यक्ति दार्शनिक या सब कुछ सर्व गुण संपन्न हो जाता है। मेरा मानना है कि वो आध्यात्म भी हो जाता है, चिकित्सक भी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है, दार्शनिक भी हो जाता है, शिक्षक भी हो जाता है। जितने भी गुण हैं व्यक्ति में वो सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो ऐसी महान आत्मा को स्मरण करते हुए हम और हमारा सभी मन अभिभूत है। रचना धर्मता की बात आती है तो उनकी भाषा के बारे में अभी हमारे अंजनी कुमार सिंह जी ने बताया कि संस्कृत निष्ठ भाषा थी उनकी। पाली भाषा का भी बहुत ज्ञान था, उन्होंने 150 ग्रंथों की रचना की। उनके बारे में बोलना इतना कोई व्यक्ति सहज नहीं है कि मुंह जवानी मतलब अपने दिमाग से सब कुछ उनके बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में बोलता रहे। मैं भी एक आलेख तैयार करके लाया था, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उस आलेख को यहाँ पूरा पढ़ना उचित नहीं रहेगा, तो बड़ा संक्षिप्त में मैं उस क्रम को पूरा करता हूँ। भाषा के प्रकांड विद्वान थे राहुल शास्त्रायन। उन्होंने जैसे हिंदी साहित्य की जो कई विधाएं हैं, गीत, कविता, कहानी, आलेख, गजल, इसी तरह से एक विधा का उन्होंने शुभारंभ किया, वो है यात्रा साहित्य। राहुल जी से पहले यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य में था ही नहीं। जी जी, राहुल जी यात्रा साहित्य के जनक रहे और राहुल जी के लेखन के बाद हिंदी साहित्य में तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाया, आज भी बढ़ा रहे हैं। राहुल जी बहुत ही इतने भाषा के विद्वान होते हुए भी उनके ग्रंथों में उनकी भाषा इतनी सहज, इतनी सरल होती थी कि आम आदमी उसको सहज रूप से स्वीकार कर ले। उसमें भाषाई कौशल का बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं था। प्रकृति और मानव सौंदर्य का चित्रण करते हुए उन्होंने जन साधारण की भाषा को लिखा। राहुल जी की भाषा साहित्यिक और निबंधात्मक है। शब्दों की प्रयोग की दृष्टि से राहुल जी ने पर्याप्त स्वच्छंदता का उपयोग किया है। बिल्कुल स्वच्छंद होकर भाषा के किसी बंधन में वो नहीं बंधे। राहुल जी ने अनेक प्राचीन, ग्रामीण, विदेशी शब्दों का अपने साहित्य में प्रयोग किया। मतलब ऐसा कोई परहेज नहीं उन्होंने किया कि ये भाषा उर्दू है, ये क्षेत्रीय भाषा है, ये खड़ी बोली है। स्वच्छंदता के साथ जो भी शब्द उनकी झोली में आके गिरे उन्होंने उसको अभिव्यक्त दी अपनी कलम के माध्यम से। राहुल जी बड़ी ही परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इतनी परिष्कृत भाषा जिससे कि उनके लेखन में एक बिल्कुल ताजगी और जीवंतता दिखाई देती है। यात्रा साहित्य में राहुल जी ने अधिकतर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। वाक्य बहुत ही छोटे छोटे सरल हैं। राहुल जी ने इतिहास, दर्शन, धर्म, विज्ञान आदि विषयों को संबंधित निबंधों में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनमें उनका मौलिक चिंतन और विस्तृत अध्ययन साफ दिखाई देता है। वाक्य कुछ लंबे लंबे हो गए हैं, किंतु भाषा प्रौढ़, पारिमार्जित एवं विषय के स्पष्टीकरण सटीक है। राहुल जी ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग उन स्थलों पर किया है जहां वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं पाखंडों पर प्रहार करते हैं। ऐसे स्थानों पर उनके गद्य में व्यंग का पुट आ गया है। यथा वो एक जगह लिखते हुए उनकी कुछ पंक्तियों को मैं कोट करता हूं कि आखिर भुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लाख लगाते रहे। वाह, ये उनकी भाषा है, ये उनकी शैली है। यहाँ
भाषा के मुहावरों का प्रयोग उन्होंने बखूबी किया है। राहुल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने घुमक्कड़ी को अपने जीवन का ध्येय बना के रखा था। 150 ग्रंथों की रचना करने वाला हिंदी का यह साधक निश्चय ही एक महान विद्वान और तपस्वी साधक था। राहुल जी में यात्रा साहित्य के प्रवर्तन का जो जन्मजात गुण था, वो उन्होंने यहाँ इस धरती पर इस हिंदी साहित्य को अपने योगदान से उसको संपन्न किया। उन्होंने अनेक प्राचीन भाषा के ग्रंथों को प्रकाश में लाने का भी श्रमसाध्य कार्य संपन्न किया। आज मैं उनकी पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी इस जन्मभूमि कनेला पर मैं बहुत अभिभूत हूँ। उनकी आत्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी इस पावन भूमि पर आपने जन्म लिया है। ये बड़े पुण्य का काम है। मैं आप सभी को भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत शानदार वो गजलकार भी हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार भी हैं। मैं चाहता हूँ अपना रचना पाठ भी साथ में करें। जी प्रशांत उपाध्याय, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रशांत उपाध्याय जी के काव्य पाठ के लिए। अभी वो समीक्षा कर रहे थे अपना चिंतन राहुल जी के प्रति, और ये अब उनके काव्य पाठ को हम सुनते हैं। श्री प्रशांत उपाध्याय। तो आज का ये कार्यक्रम है, ये एक पावन साहित्यिक यज्ञ की तरह है, जो हम एक महान आत्मा की स्मृति में, बहुत ही पावन कार्यक्रम है। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश में हिंदी के जो कवि सम्मेलनों के जो रोजमर्रा के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सारे कार्यक्रमों से आज के इस कार्यक्रम का वातावरण, माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ बिल्कुल वही सटीक बात, साहित्य की बात और प्रेरणा की बात होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं मूलतः व्यंग्य का कवि हूँ, तो व्यंग्य में वो स्थितियाँ आती हैं। अभी हम कमिश्नर साहब के साथ वहाँ बात कर रहे थे, चाय पीते हुए कमरे में, तो कमिश्नर साहब कह रहे थे कि आज की स्थितियों पर चर्चा कर रहे थे कि आज जो लोग सामाजिक स्तर पर कुछ भी नहीं है, जिनका कद कुछ नहीं है, वो अपने को कितना महिमा मंडित करते हैं या लोग उनको कितना महिमा मंडित करते हैं। और समाज में चाहे वो वर्तमान परिवेश में हो, चाहे हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हों, जो वास्तव में सब कुछ थे, जिनके पास सब कुछ था, उनकी स्थिति बड़ा ही दयनीय है। और आज का ये विद्यालय की भी उन्होंने चर्चा की, जिसको जिस रूप में होना चाहिए, राहुल जी की स्मृतियों को जिस रूप में हिंदी साहित्य में होना चाहिए, उससे वो चीज़ें काफ़ी पीछे हैं। तो इस बात की चर्चा करते हुए निश्चय रूप से व्यंग्य की स्थितियाँ निकलती हैं, और मैं चूंकि मूलतः व्यंग्य का कवि हूँ, तो वहीं से प्रारंभ करूँगा। जिन सामाजिक विसंगतियों को, विडंबनाओं को व्यक्ति जीता है, उन्हीं को व्यंग्य में पिरोता है। कमिश्नर साहब, बिना किसी भूमिका के मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं। आप जो चिंता कर रहे थे, उसके कारण में, उसके तथ्य में जाते हुए व्यंग्य की दो पंक्तियों से आपको मैं रखता हूँ आपके सेवा में। कि आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगति के साधन, और हम प्रगतिशील हो गए हैं। वाह 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 वाह। आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगति के साधन, और हम प्रगतिशील हो गए हैं, प्रगतिशील हो गए हैं, प्रगतिशील हो गए हैं। व्यंग्य हमेशा प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता है। चार पंक्तियां और रखता हूँ वर्तमान परिवेश की विसंगतियों के नाम कि चरित्र और ईमानदारी की गाय। चरित्र
और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बंधी हाथ मल रही है। चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बंधी हाथ मल रही है। सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है। कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुता घुट घुट कर मर रहा है, और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है। हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, बढ़िया हिंदुस्तान चल रहा है। चरित्र और ईमानदारी की गाय विवशता के खूंटे से बंधी हाथ मल रही है। सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है। कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुता घुट घुट कर मर रहा है, और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है। समूचा हिंदुस्तान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है। मैं तो फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और हमारे यहाँ ब्रज का क्षेत्र है। ब्रज की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, राधा के प्रेम की बात आती है। इतनी सारी विसंगतियों के बाद आज आम आदमी जिन स्थितियों में जी रहा है, उसके पास कुंठाएं हैं, टूटन है, घुटन है, पाप है, अत्याचार है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, उसके इर्द गिर्द ये इतनी सारी चीजें हैं। तब हमको लगता है कि वास्तविक कलयुग का समय चल रहा है। और जब मैं छोटा था तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब तब कोई न कोई ईश्वरी शक्ति जन्म लेती है हम लोगों के बीच। वो अवधारणा जो हमने अपने पूर्वजों को सुनी, वो मेरी मानसिक चेतना में रही, और रात को सोते सोते भगवान श्री कृष्ण से स्वप्न में मैंने साक्षात्कार किया। वो वहां से एक व्यंग पैदा होता है, व्यंग रखता है कि कल रात सपने में हमने प्यारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पाए। कल रात सपने में हमने प्यारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पाए। अपने इस अहोभाग्य पर हम फूले नहीं समाये। हमने सोचा कि यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो बाद में हमसे नहीं जाएगा सहा। इसीलिए हमने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलाने आप पृथ्वी पर कब आ रहे हैं? हे प्रभु, इस घोर कलयुग में पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलाने आप पृथ्वी पर कब आ रहे हैं? वे बोले, न तो अब वे कहीं गायें हैं, न वे करील के कुंज जहां मैं गायें चराऊंगा। अरे इस सिंथेटिक दूध के जमाने में माखन चुराने की बात तो और उसे कहीं देख भी न पाऊंगा। न तो अब कहीं वे गायें हैं, न वे करील के कुंज जहां मैं गायें चराऊंगा। अरे इस सिंथेटिक दूध के जमाने में माखन चुराने की बात तो और उसे कहीं देख भी न पाऊंगा। अब तो कोई गोपी भी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़कर रास रचाने नहीं आने वाली है, क्योंकि इस युग में आदमी ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली। वाह वाह वाह। अब तो कोई गोपी भी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़कर रास रचाने नहीं आने वाली है, क्योंकि इस युग में आदमी ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली है। अब तो धर्म और अधर्म में भी कोई भेद नहीं है, और आज के अर्जुन को भी अपने पथभ्रष्ट होने का कोई खेद नहीं। बहुत सुंदर। आज के अर्जुन को भी अपने पथभ्रष्ट होने का कोई खेद नहीं है। फिर बताओ, वे गीता के उपदेश किसे सुनाऊंगा? अरे युद्ध की बात तो छोड़ो, बेवजह ही किसी आतंकवादी के हाथों मारा जाए। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। अरे युद्ध की बात तो छोड़ो, बेवजह ही किसी आतंकवादी के हाथों मारा जाऊंगा। जब से इस जिंदगी के महाभारत में चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जब से इस जिंदगी के महाभारत में चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हत्याओं ने जगह पाली है, इन मक्कारों ने
अदालत में कसम खा कर मेरी गीता भी बदनाम कर डाली। बहुत सुंदर, बढ़िया। जब से इस जिंदगी के महाभारत में चोरी डकैती बेईमानी भ्रष्टाचार आतंकवाद और हत्याओं ने जगह पाली है, इन मक्कारों ने अदालत में कसम खा कर मेरी गीता भी बदनाम कर डाली है। सच कहता हूँ इस युग में अपनी पहचान तक नहीं बचा पाऊंगा, फिर अपने भक्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सच कहता हूँ इस युग में अपनी पहचान तक नहीं बचा पाऊंगा, फिर अपने भक्तों को क्या मुंह दिखलाऊंगा। इसलिए है बेटा, इसलिए है बेटा, इसलिए है बेटा, चैन की नींद सो जाओ, अपनी कविता की लच्छेदार भाषा में मुझे मत फंसाओ। इसलिए है बेटा, इसलिए है बेटा, चैन की नींद सो जाओ, अपनी कविता की लच्छेदार भाषा में मुझे मत फंसाओ। इतना कहकर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन मेरी चेतना के तार विचारों में खो गए कि आज का युग किधर जा रहा है। लेकिन मेरी चेतना के तार विचारों में खो गए कि आज का युग किधर जा रहा है, जिसे देखकर आदमी को ही नहीं भगवान को भी पसीना आ रहा है। आज का युग किधर जा रहा है, जिसे देखकर आदमी को ही नहीं भगवान को भी पसीना आ रहा है। और भाई राहुल ने गजल की बात की, सौरभ कांत जी ने, तो ये मेरा एक व्यंग का रूप था। इन दिनों आजकल मैं हिंदी गजल पर कुछ काम कर रहा हूँ। आइए दो मुक्तक पढ़ते हुए एक दो गजल के कुछ शेर पढ़ते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। बात जब राजनीति की आती है तो व्यंग विसंगतियां, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, राजनीति भी उससे अछूता नहीं है। और जब हमारे बीच चुनाव आते हैं तो कैसा कैसा माहौल आता है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि इधर से उधर, सौरभ, इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, लफंडर सभी अब सिकंदर हुए हैं। इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, लफंडर सभी अब सिकंदर हुए हैं, और गरीबों के बनते यहाँ जो मसीहा, भैंसों की चोरी में अंदर हुए। ऐसे लोग हमारी राजनीति में आज महिमा मंडित होकर बैठे हैं कि इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, लफंडर सभी अब सिकंदर हुए हैं, और गरीबों के बनते यहाँ जो मसीहा, भैंसों की चोरी में अंदर हुए हैं। और चार पंक्तियां हमारे समाज की विसंगतियों के नाम करता हूँ कि अब कहाँ कोई नसीहत देखता है। कमिश्नर साहब, आपको ये पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि अब कहाँ कोई नसीहत देखता है, अब कहाँ कोई नसीहत देखता है, बस इरादे और नियत देखता है। इस तरफ तो गिन रहा है बाप सांसें, उस तरफ बेटा वसीयत देखता है। अब कहाँ कोई नसीहत देखता है, बस इरादे और नियत देखता है। इस तरफ तो गिन रहा है बाप सांसें, उस तरफ बेटा वसीयत देखता है। भाई हल्दर जी, सेल्फी ले लेना बाद में, जरा हमारी पंक्तियां भी सुन लो। हमने आपके लिए खूब ताली बजाई थी। एक बिल्कुल छोटी सी बहती गजल पढ़ते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। कभी किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। हो सकता है कि उसकी पंक्तियां किसी राजनीतिक दल को प्रभावित करती हों या समर्थन करती हों या विरोध करती हों, लेकिन यहाँ आप किसी भी राजनीतिक चोले से बिल्कुल अलग हटके साहित्यिक रूप में उन पंक्तियों को सुनिए कि माल टनाटन बेच रहा है, माल टनाटन बेच रहा है, माली उपवन बेच रहा है। माली उपवन बेच रहा है। माल टनाटन बेच रहा है, माली उपवन बेच रहा है, और शेर देखें कि भूखा नंगा राज दुलारा अपना बचपन बेच रहा है। माल टनाटन बेच रहा है, माली उपवन बेच रहा है, और भूखा नंगा राज दुलारा अपना बचपन बेच रहा है। और स्थितियां क्या है कि बिना दृष्टि का फेरी वाला
बिना दृष्टि का फेरी वाला, बिना दृष्टि का फेरी वाला हमको अंजन बेच रहा है। बिना दृष्टि का फेरी वाला हमको अंजन बेच रहा है। और हम अपने बीच से जो स्थितियों को देखते हैं, वहां से एक शेर उठाया कि दारू के पौवे की खातिर, दारू के पौवे की खातिर भीख का राशन बेच रहा है। दिन भर भीख मांगता है और पौवे की खातिर भीख में मांगे हुए राशन को बेचता हुआ मैंने देखा है कि दारू के पौवे की खातिर भीख का राशन बेच रहा है। और राजनीति को आईना दिखाता हुआ एक शेर कि आया है परधानी लड़कर, आया है परधानी लड़कर घर के बर्तन बेच रहा है। वाह वाह, आया है प्रधानी लड़कर, आया है परधानी लड़कर घर के बर्तन बेच रहा, घर के बर्तन बेच रहा है। और इस गजल का अंतिम से जिंदगी के तमाम अनुभवों से बटोरा हुआ कि झूठी माया के चक्कर में, झूठी माया के चक्कर में, झूठी माया के चक्कर में काया कंचन बेच, झूठी माया के चक्कर में, झूठी माया के चक्कर में काया कंचन बेच रहा है, माल तरातन बेच रहा है। माली